सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। हम विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले व्याख्यान तक जो भाग हम कथा का इस कथानक का कर चुके हैं उस भाग पर मैंने विशेष रूप से चर्चा की थी और आपके सामने विशाख दत्त की विशेषताओं के बारे में उस भाग के आधार पर बताया था। अब आगे का जो भाग है वो मुख संधि से आरंभ हो रहा है, अर्थात जो आगे का भाग हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख संधि का विवेचन है। तो इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें और अगले भाग पर विचार करें या अगले पद्यों की व्याख्या करें, ये मुख संधि है, ये ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि संधि होता क्या है। मुख संधि तो तभी हमें पता चलेगी कि जब तक हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि संधि वास्तव में क्या होती है। तो देखिए, किसी भी नाटक की सफलता के लिए उस नाटक के प्रमुख 3 तत्व होते हैं और वो 3 तत्व होते हैं वस्तु, नेता और रस। देखिए, दश रूपकार ने नाटक का प्रयोजन बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, दश रूपानुकारेण यस्य मादयन्ति भावकाः परमानंद रूपो रसास्वादो दश रूपाणाम फलम। तो यहाँ देखिए, दश रूपकार के अनुसार जो नाटक है उसका फल क्या है? आनंद की अनुभूति करवाना, रस, दूसरे शब्दों में रसानुभूति करवाना। और वो रस जो नाटक को देखने से या नाटक को पढ़ने से प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद सहोदर उसको बोला जाता है। अर्थात ब्रह्म से साक्षात्कार होने पर जिस प्रकार का आनंद होता है वैसा ही आनंद नाटक को देखने से यदि प्राप्त होता है तो वही नाटक सफल नाटक के रूप में माना जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि विशाख दत्त का ये मुद्रा राक्षस नाटक सफलतम नाटकों में है, तो अवश्य ही ये रसानुभूति हमें प्राप्त करवाता है ये नाटक। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस नाटक को प्रमुख नाटक या विशिष्ट नाटक बनाते हैं? उन पर विचार करने से पहले मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि अब का जो भाग आगे हम पढ़ेंगे वो प्रथम अंक का ही भाग है और वहाँ चाणक्य का जब मंच पर प्रवेश होता है तो वहाँ से मुख संधि का भाग आरंभ होता है। तो इसलिए मुख संधि को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि नाटक जो है उसके प्रमुख 3 तत्व होते हैं। 3 तत्वों पर नाटक की सफलता असफलता निर्भर करती है और उनमें से वो 3 तत्व हैं, वो है नेता, वस्तु, नेता और रस। वस्तु का तात्पर्य है कथा वस्तु, नाटक की कथा वस्तु, नाटक का इतिवृत्त, नाटक की स्क्रिप्ट। तो देखिए, कथा वस्तु का जिसे वस्तु भी कहते हैं, तो कथा वस्तु का नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि कहानी सशक्त नहीं होती है तो नाटक भी जो है दर्शकों को उतना आनंदित नहीं कर पाता है। और दूसरा होता है नेता, नेता मतलब जो अभिनय करने वाले हैं। और तीसरा होता है रस। दश रूपकार ने कहा, वस्तु नेता रसस तेषां भेद को वस्तु च द्विविधा। तो यहाँ भी देखिए, वस्तु, नेता और रस, ये जो 3 तत्व हैं उनमें से जो वस्तु, जो कहानी या कथा वस्तु जिसको कहते हैं, वो 2 प्रकार की होती है। तो मैं इससे पहले कि इस 2 प्रकार की कहानी के विषय में, कथा वस्तु के विषय में आपसे बात करूं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कथा वस्तु और उसका अभिनय करने वाले, यदि कथा वस्तु सशक्त है परंतु जो अभिनय करने वाले पात्र हैं
जो कहानी के पात्र हैं उनका अनुकरण करने वाले जो मंच पर अभिनय करने वाले पात्र हैं, यदि उनका जो है कार्य अच्छा नहीं होगा तो भी वो नाटक जो है वो आनंदानुभूति नहीं करा पाएगा। और जो तीसरा तत्व है वो है रस। तो रसानुभूति क्योंकि नाटक का प्रमुख तत्व है और इसमें वस्तु और नेता दोनों का बड़ा ही योगदान है, इसलिए कहानी की वस्तु और नेता दोनों ही सशक्त होने पर उसी रस या आनंद की अनुभूति होती है जिसे हम ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। मतलब कि जो नाटक का जो पात्र है वो जिस कथा वस्तु के जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, यदि उसके उस अभिनय से उस पात्र के साथ आत्मसात हो जाता है और यदि वो रोने का दृश्य कर रहा है तो दर्शक की आंखों में भी नमी आ जाती है, और यदि वो हास्य का जो है अभिनय कर रहा है तो पाठक भी या दर्शक को भी हंसी आ जाती है। तब ये समझा जाता है कि ये पात्र इसने नाटक को बहुत अच्छी प्रकार से अभिनय किया है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें, वस्तु और नेता दोनों, और जो नाटक का प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य है वो है रसानुभूति। तो मैं क्योंकि आपको मुख संधि के विषय में मैंने आपसे बात करनी है, क्योंकि जब तक हम पहले हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम नाटक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये मुख संधि है किस प्रकार से जान पाएंगे। तो इसलिए वस्तु जो है वो कथा वस्तु, वो जो नाटक का जो बाहरी ढांचा होता है वो कथा वस्तु है, जो उसका जिस को लेकर जो है वो अभिनेता जो हैं अभिनय करते हैं। तो वो जो वस्तु है वो दो प्रकार की होती है नाटक में, एक आधिकारिक और दूसरी होती है प्रासंगिक। अब आधिकारिक कथा वस्तु होती है जो जैसे नाटक लिखा गया है और नाटक किसी उद्देश्य से लिखा गया है और प्रत्येक नाटक में नायक होता है और नायक को फल की प्राप्ति, जो नायक नाटक का नायक जो प्रमुख पात्र है उसी को फल की प्राप्ति होती है। तो जो फल की प्राप्ति होती है तो उससे संबंधित जो नाटक में कहानी होती है, जो घटनाएं होती हैं कथा वस्तु में, घटनाओं की बात कर रही हैं, उसका जो कथा वस्तु कथा भाग है वो आधिकारिक कथा भाग कहलाता है। उसके विषय में दशरूपकार ने लिखा कि तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु, अर्थात जो मुख्य कथा भाग होता है, अर्थात जो फल प्राप्ति की तरफ ले जाता है और फल प्राप्ति तक वो कथा भाग चलता है, वो आधिकारिक कथा कहलाती है। और जो प्रासंगिक होती है वो अंग, अर्थात जो बीच बीच में कुछ दृश्य कुछ कथा भाग आते हैं, और यद्यपि वो भी नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं, तो परंतु वो नाटक में अंत तक नहीं चलते हैं और बीच बीच में आते हैं और कथा वस्तु को आगे बढ़ाकर वहाँ वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही कथा भागों को हम प्रासंगिक कथा भाग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इतिवृत्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो काव्य का शरीर कहलाता है। शरीर है, उसके अंदर आत्मा भरना, जान डालना पात्रों का काम है। तो ये जो कथा वस्तु है, जो नाटक का जो शरीर है, ये उसको भाग हैं अलग अलग, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अलग अलग भाग हैं, कोई आँखें जो है मुख का भाग है, कोई गर्दन का भाग है, हाथ हैं, पैर हैं, इसी प्रकार से कथा वस्तु जो है नाटक की वो उसके भी भाग होते हैं। और वो क्या है, वो उसको विभाग किया जाता है 5 संधियों से। 5 संधियों के द्वारा वो जो उसके जो नाटक है उसको विभक्त किया जाता है। पूरा नाटक देखिए, पूरा एक शरीर है पूरा नाटक, और उसमें भिन्न भिन्न अंग अपना अपना योगदान देते हैं। इसी प्रकार से
पंच संधियों के माध्यम से नाटक जो है वो पूरा अपना शरीर बनाता है। तो इसलिए दशरूपकार ने कहा, इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीर्तितं पंचभिः संधिभिस्तस्य विभागः संप्रकल्पितः। उसका विभाग, वो जो शरीर है उसका विभाग 5 संधियों के द्वारा बनाया गया है। अर्थात अलग अलग घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को जोड़ा जाता है। संधि मीन्स जोड़ना। तो 5 संधियां हैं जिसके द्वारा वो जो अलग अलग विभाग हैं उस नाटक के, उनको परस्पर जोड़ा जाता है। तो वो ही जो जोड़ने वाले भाग है, नाटक की कथा वस्तु को परस्पर जो जोड़ते हैं, जो अलग अलग घटनाओं को जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं परस्पर जोड़ते हुए, वही संधियां कहलाती हैं। और वो 5 संधियां होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं पंच संधियों की बात क्यों कर रही हूँ, ये जो है ये समझ जो है ये प्रश्न जो है ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी हम नाटक के जो अंश हैं उसमें तो संधियों की अभी चर्चा हो नहीं रही है। तो मैं संधियों की बात इसलिए कर रही हूँ कि जो विशाख दत्त हैं उन्होंने अपने नाटक में इन 5 संधियों का बहुत ही समुचित रूप से प्रयोग किया है। और वो 5 संधियां उन्होंने जो प्रयुक्त की हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है कि किस प्रकार से एक नाटककार को जब नाटक की रचना करनी होती है तो नाटक की रचना करते हुए किस प्रकार से इन संधियों का निर्वाह करके नाटक की रचना करना, नाटक की रचना में इन संधियों का ध्यान रख के नाटक की रचना करना, ये बड़ा ही कठिन काम होता है। तो इस उनका जो एक पद्य है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उन्होंने कहा, कार्योपक्षेपम आदौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन् बीजानां गर्भितानां फलमतिगमनं गूढ़म् उद्भेदयंश्च कुर्वन् बुद्ध्या विमर्शं प्रसृतमपि संहरन् कार्यजातं कर्ता वा नाटकानाम् इममनुभवति क्लेशमस्मद्विदो वा। इस पद्य में विशाख दत्त ने 5 संधियों का यहाँ पर वर्णन किया है। उन्होंने संधियों को नामों से उल्लेख नहीं किया, परंतु इन 5 संधियों का उल्लेख इस पद्य के माध्यम से हुआ है। यद्यपि ये पद्य 4th अंक का है और राक्षस राजनीति में किस प्रकार से एक राजनीतिज्ञ को योजनाएं बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये संदर्भ है। परंतु इसी संदर्भ में इन 5 संधियों के विषय में भी बात की है और उनके इस कथन से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचना करते हुए विशाख दत्त ने इन 5 संधियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था। तो इसलिए मैं इस पद्य के विषय में अभी आपके सामने ये जो है इसको विस्तृत चर्चा नहीं करूंगी। मैं ये पद्य मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचना करते हुए नाटककार ने अपने नाटक में इन 5 संधियों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। कहाँ उन्होंने मुख संधि का प्रयोग किया है, प्रतिमुख का प्रयोग किया है, किस घटना में, ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपके सामने ये स्पष्ट करती जाऊंगी कि ये भाग जो है वो मुख संधि है। परंतु ये जानना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे कि ये संधियाँ जो हैं वो कितनी हैं और ये संधियाँ जो है वो किस प्रकार से काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कथा वस्तु की जहाँ पे मैं बात कर रही थी आपसे, तो और ये मैं बात कर रही थी कि एक आधिकारिक कथा वस्तु होती है। 2 प्रकार की कथा वस्तु के विषय में मैं बता रही थी आपको। तो एक आधिकारिक कथा वस्तु होती है और एक प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। तो आधिकारिक कथा वस्तु होती है वो कथा वस्तु वो होती है जो अंत तक चलती है।
नाटक की समाप्ति तक जो कहानी कथा वस्तु अंत तक चलती रहती है वो आधिकारिक कथा वस्तु होती है। इसके विषय में दशरूपकार धनंजय ने कहा, अधिकारः फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निर्वर्त्यम अभिव्यापी वृत्तम स्यादाधिकारिकम। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, अधिकार क्या होता है? फल का स्वामित्व, अर्थात जिसको फल की प्राप्ति होनी है, फल की प्राप्ति, फल का स्वामित्व, और जो अधिकारी है, अधिकार होगा फल पर स्वामित्व होना, और अधिकारी वो जो उस फल का स्वामी हो, उस फल का प्रभुमित स्वामी हो। अर्थात नाटक की रचना जिस प्रयोजन से की गई है, जिसको फल प्राप्त कराने के लिए की गई है, वो प्रभु, वो नायक कहलाता है। तो जो है अधिकार हो गया फल पर स्वामित्व, और जिसको फल प्राप्त होना है नाटक में, वो हो गया आपका अधिकारी, और उसी के जो है उसी को फल की प्राप्ति कराने के लिए, उसी को के संदर्भ में जो कहानी जो है आगे चलती है, जिसमें वही प्रमुख होता है और अंत में उसको ही फल की प्राप्ति होती है, तो उस कथा प्रसंग को कहते हैं आधिकारिक कथा। और दूसरा है प्रासंगिक कथा। और प्रासंगिक कथा वो होती है जो परार्थ होता, तो वो तो होती तो वो परार्थ, अर्थात नेता जो नायक है उसको फल की प्राप्ति करवाने में सहायक होती हैं, वो प्रासंगिक कथा। परंतु उसमें जो नेता है, जो उसमें जो नेता है, अर्थात उस प्रासंगिक कथा में जो अभिनय करने वाला है, वो उसमें उसका अपना भी स्वार्थ होता है। तो ये जो है इसके विषय में धनंजय ने कहा, सानुबंधम प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थम यत्र प्रसंगतः। अर्थात प्रासंगिक कथा वस्तु वो होती है जो परार्थ के लिए हो, और प्रसंगवश जिसमें स्वार्थ भी होता है। और ये प्रासंगिक कथा वस्तु दो प्रकार की होती है नाटक के अंदर, एक पताका और एक प्रकरी। तो पताका और प्रकरी दोनों में क्या अंतर है, इसको बताते हुए धनंजय ने कहा, सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। अर्थात जो पताका है वो कथा का वो अंश होता है जो नाटक में दूर तक चलता है। अब नाटक में हम देखते हैं कि अनेक घटनाएं और भी होती हैं, अनेक दृश्य और भी होते हैं, तो वो दृश्य जो दूर तक चले नाटक में, वो तो पताका कहलाते हैं। और भी जो बीच में छोटे छोटे अंश जोड़े जाते हैं, उनको हम प्रकरी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कहानी है नाटक की वो चलती है। देखिए, कोई भी नाटक रचना की जाती है, तो जैसे आजकल तो नाटक के स्क्रिप्ट राइटर और होता है, नाटक का निर्देशक और होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर इत्यादि सब होते हैं। परंतु पहले पूर्व काल में सबसे प्रमुख होते थे एक तो नाटक का रचयिता, और नाटक के रचयिता को ही ये जो है देखना पड़ता है कि नाटक में कौन सी घटना जो है वो कब होनी चाहिए और कब होगी, और सारा का सारा दायित्व नाटककार पर ही होता था जो नाटक को लिखता था। और सूत्रधार केवल जो नाटक के जो अन्य उपकरण हैं उनके वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, पात्र चयन, इन कार्यों में सूत्रधार काम करता था। जो प्रमुख कार्य होता है वो मुख्य रूप से नाटक के रचना करने वाले का ही होता है। तो इस प्रकार से नाटक में संधियों का प्रयोग होता है। अब हमने कहा कि नाटक जो है वो दो प्रकार, जो उसकी कथा वस्तु है वो आधिकारिक और प्रासंगिक, दो प्रकार की कथा वस्तु के विषय में मैंने बताया। परंतु नाटक में जो ये जितने भी दृश्य हैं
आधिकारिक कथा के जो भी संदर्भ हैं या प्रासंगिक कथा में कह लीजिए, पताका, प्रकरी, इन सबको जोड़ना भी तो बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा अगर हो तो घर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे यदि हम नाटक को एक सफल नाटक बनाना चाहते हैं तो नाटक में संधियों का ध्यान रखना पड़ेगा, नाटक की घटनाओं को परस्पर जोड़ना पड़ेगा। और वो कब कौन सी संधि होगी, तो ये जो है भी जानना बहुत आवश्यक है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं संधियों की जो संख्या है वो पंच संधि जैसा कि अभी प्रयोग किया गया, तो 5 संधियां हैं। उसमें जो सबसे पहली संधि होती है वो मुख संधि है, दूसरी संधि प्रतिमुख संधि, और तीसरी गर्भ संधि, चौथी जो है वो अवमर्श या विमर्श संधि, और 5वीं निर्वहन संधि। ये 5 संधियां नाटक में क्रमशः क्रम से होनी चाहिए, तभी नाटक की कथा वस्तु परस्पर जुड़ेगी। नाटक की कहानी को यदि आपस में जोड़कर फल तक पहुंचाना है तो नाटक में इन 5 संधियों की आवश्यकता है। इनका अवश्य प्रयोग इसी क्रम से होना चाहिए। और अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये जो 5 संधियां हैं, ये नाटक में ये किस प्रकार से, किस माध्यम से ये 5 संधियां जो हैं प्रयुक्त होती हैं नाटक में, कथा वस्तु से संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 संधियां हैं, ये 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाएं, इनके संयोग से, इनके नाटक के कथांश में जो है ये 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाएं जब मिलती हैं तो इनके मिलने से संधियां बनती हैं। अब किस किस के मिलने से कौन सी संधि बनती है, ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है। 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाएं मिलकर 5 संधियां बनाती हैं। अब अर्थ प्रकृतियां नाटक की वस्तु, नाटक के इतिवृत्त, और या दूसरे शब्दों में कहें कि नाटक के बाह्य अंग से संबंधित हैं, और जो अवस्था है वो नाटक के आंतरिक भाग से संबंधित हैं। अर्थात जो अर्थ प्रकृति है वो नाटक की कथा वस्तु के, लेकिन उस कथा वस्तु के लिए किया जाने वाला जो यत्न है, जो अभिनेता के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, वो जो है वो अवस्थाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे उस अर्थ प्रकृति को जो है वो कार्य रूप देने के लिए अवस्थाएं होती हैं, और इन सब से मिलकर ही घटनाक्रम आगे बढ़ता है, घटनाक्रम चलता है, और जो घटना जहाँ जैसी होती है उसी के हिसाब से उसमें संधि का नाम दिया जाता है। तो 5 अर्थ प्रकृतियां जो हैं वो उनके और जो 5 अवस्थाएं हैं उनसे मिलकर पंच संधियां बनती हैं। इसके विषय में ये पद्य आपके सामने है। अर्थ प्रकृतया पंच पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संध्या। तो 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाएं ये साथ जब मिल जाती हैं तो इनके मिलने से क्रम से मुख आदि 5 संधियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं वो 5 अर्थ प्रकृतियां और 5 अवस्थाएं जिनके मिलने से 5 संधियां बनती हैं। तो वो है, उसमें सबसे पहली है आपके जो अर्थ प्रकृति है वो है बीज। कोई भी जिस नाटक या कोई भी रचना की जाती है तो सबसे पहले उसका बीज डाला जाता है। जैसे हम कोई पेड़ उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बीज डालते हैं, इसी तरह से जब भी कोई हम किसी उद्देश्य को लेकर कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बीज डाला जाता है, अर्थात उसका मूल जो है कि वो नाटक जो है वो किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, तो उस उद्देश्य का बीज आरंभ जो है पहले ही डाल दिया जाता है, उसकी
की सूचना प्राप्त हो जाती है। और इसमें जो अवस्था है और 5, तो मैं सबसे पहले आपको 5 अर्थ प्रकृतियां ही बता देती हूँ। पहली अर्थ प्रकृति मैंने बताई बीज, दूसरी है बिंदु, और तीसरी है पताका, चौथी है प्रकृति, और 5वीं आपकी है कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। और जो अवस्थाएं हैं वो भी 5 हैं, और वो हैं आरंभ और यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये देखिए, ये क्रम से मिलती हैं। 5 अर्थ प्रकृतियां जो हैं क्रम से, और 5 अवस्थाएं ये आपस में जब मिलती हैं, अर्थात जब बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक अवस्था जब मिल जाती है तो ये मुख संधि होती है। मुख संधि का अर्थ ही है, मुख सबसे पहला जो अंग है, तो सबसे पहले कि वो कहानी का आरंभ हो गया। तो कहानी जो है जिस उद्देश्य को लिखी गई है वो उस उद्देश्य का आरंभ अब हो गया है। तो इसलिए वो जो है हमने कहा कि बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक जो आपकी अवस्था है, अर्थात जो बीज डाला गया है उसका आरंभ किया जाता है और वो मिलकर मुख संधि बनते हैं। तो मैं आपके सामने जिस प्रसंग की बात कर रही हूँ, जो हमने अब आगे नाटक में पढ़ना है, वो मुख संधि का भाग है। इसीलिए मैंने आपके सामने संधियों की चर्चा की। विस्तृत रूप से संधियों की चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगी, परंतु मैं इतना बता दूँ आपको कि मुख संधि में बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक अवस्था के मेल से ये मुख संधि बनती है। इसी प्रकार से बिंदु नामक अर्थ प्रकृति और यत्न नामक अवस्था से मिलकर प्रतिमुख संधि बनती है। और फिर उसके बाद है पताका नामक अर्थ प्रकृति और प्राप्त्याशा नामक जो है अवस्था, इनके मेल से बनती है आपकी अवमर्श संधि, गर्भ संधि। और फिर उसके बाद चतुर्थ है आपका प्रकृति, और प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति और नियताप्ति नामक अवस्था को मिला से जो उत्पन्न होती है वो होती है आपकी अवमर्श संधि। और अंत में जो आपका कार्य नामक अर्थ प्रकृति और फलागम नामक अवस्था के मिलने से जो आपकी संधि है वो अंत में वो निर्वहन संधि है। तो ये देखिए, ये इन इस प्रकार के ही जो है स्क्रिप्ट को इसी प्रकार से यदि आगे चलाया जाता है तभी वो नाटक जो है वो अंत में निर्वहन या फलागम जो है वो या कार्य, ये इसका सभी का तात्पर्य यह है कि जिस प्रयोजन को लेकर लिखा गया नाटक है उस प्रयोजन की जो है वो प्राप्ति हो जाती है, फल प्राप्ति नायक को हो जाती है। तो ये इन संधियों का नाटक की रचना में विशेष योगदान है। इन संधियों के बिना नाटक की रचना नहीं हो सकती है। और मुद्रा राक्षस नाटक में विशाख दत्त ने कहा है कि इन 5 संधियों का प्रयोग करके नाटक की रचना करने वाले नाटककार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो नाटककार ने इन संधियों के माध्यम का प्रयोग करके एक सफल नाटक की रचना की है, जिसके अगले संदर्भ जो हैं हम अब अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।